Welcome back to Legal Matters. हम जहाँ छोड़ के गए थे, we're going to start straight away. कॉल आ रही से शामिल करते हैं. Hello. हेलो जी. हेलो मैं ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ जी ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭਾਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਰਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ लेकिन बाजी आपको जो वीजा है जो शादी का वीजा है वो 2011 में मिला था राइट? ये 11 में मिला था हाँ जी वो आप जिस भी कैटेगरी में इस कंट्री में आए थे जो भी वीजा आपको पहले मिले थे लेकिन अभी अगर आपको 2011 में आपको शादी का वीजा मिला था तो आप अब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते नहीं क्योंकि हेलो जी बात करें हेलो क्योंकि उन्होंने फिर मैं एक जो उन्होंने मुझे पूछा सी वो कहने तेरा 3 साल का अगे वीजा लगना मतलब तेरा डेफिनेटली स्टैंप नहीं लगनी हैगी नहीं उस वक्त फिर आपको किसी जो है वो कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस में वीजा दिया गया होगा तब आप शादी के जो रिक्वायरमेंट है रूल्स हैं वो पूरे नहीं उस वक्त करते होंगे हो सकता है आपकी जो उस वक्त कोई 1 और 2 ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन ऑफ द लीव माइट हैव बीन मिसिंग जिसकी वजह से उन्होंने आपको शादी का वीजा तो दे दिया लेकिन अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं दिया बल्कि डिस्क्रेशनरी लीव आपको 3 इयर्स की दी. If this is the situation, then yes, you have to apply for another 3 years leave to remain in this country. But for this, you have to consult with a good solicitor. आप solicitor से मशवरा करके अपना अप्लाई कीजिएगा. हेलो जिस बाद मेरे मेनू हेलो जी बात करें आप मैं पूछना चाहती थी मेनू हम 3 साल का वीजा मिलूगा तो मेनू अगे दूसरी मैं डेफिनेटली स्टैंप ले अप्लाई करा. देखें अगर आपका इसके जब आपको 2011 में आपको वीज़ा दिया गया था उसको आपको 3 ईयर डिस्क्रेशनरी लीव का वीज़ा दिया गया था उस वक्त आपको अंडर द इमिग्रेशन रूल्स जो स्पाउस वीज़े की कंडीशंस होती हैं उस पे आपको वीज़ा नहीं मिला था. इस सिचुएशन में अब आप जो है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सारी बाकी अभी रिक्वायरमेंट्स जो उस वक्त पूरी नहीं थी अब पूरी हो रही हैं तो फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं और आप अपने कवर लेटर में ये लिख सकती हैं कि अगर आपको इंडेफिनिट अगर UKBA इस चीज़ को कंसिडर करता है कि आप इस वक्त एलिजिबल नहीं है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए तो फिर आपको जो है अनदर फर्दर लीव टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स जो है वो ग्रांट की जाए वाइस वर्सा ताकि अगर आपको एक लीव ना मिले तो आपको दूसरी जो है वो कैटेगरी में आपको लीव मिल जाए. इसलिए आई वुड एडवाइस यू मस्ट गो टू अ सोलिसिटर अलोंग विद ऑल ऑफ योर प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू कैन गेट बेटर. ठीक है शाजिया आई थिंक उनको शी नीड्स टू कॉल अस ऑफ एयर एंड वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. एक और कॉल लेते हैं शामिल कर दें प्लीज. आप अपने क्वेश्चन शॉर्ट रखें टू द पॉइंट रखें सो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलें ले सकें. थैंक यू. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. कौन कहाँ से? सर मैं इधर मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ. जी आपका नाम? मेरा नाम नजीम है. नजीम. अच्छा नजीम साहब. अच्छा अपना सवाल बताएं. मेरा सर सवाल ये है कि मैं तकरीबन यहाँ पे आए हुए 5 साल होने वाले हैं. 2015 में 5 साल हो जाएंगे. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कब अपना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ. आप कौन सी कैटेगरी? जी जी सॉरी जी बात करें. जी सर दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं कितना अर्सा स्टे कर सकता हूँ. अभी इस वक्त आप ये बताइएगा इस वक्त आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है? मेरा सर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. और आपको ये कब मिला था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन? मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले. 2 इयर्स बैक. और जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था वो आपको किस कैटेगरी में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था? वो शादी थी. शादी वीजे पे? जी जी. जो आपको जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है वो ऑब्वियसली 3 इयर्स के रूल में मिला होगा आफ्टर 3 इयर्स. हाँ जो पहले 2 इयर्स. हाँ जी आफ्टर 2 इयर्स. तो अभी जो आप नेशनैलिटी है वो अभी तक आपको अप्लाई कर देनी चाहिए कि आपने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया है? बस वो कोई हालात इस किस्म के अप्लाई नहीं कर सकते. आप देखें अगर आपकी बाकी जो है जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपका इस वक्त लाइफ इन द यूके टेस्ट कंप्लीटेड है और उसके अलावा आपकी बाकी जो है वो आपकी अभी भी आपकी मैरिज सब्सिस्टेंस है? नहीं वो हम सेपरेट हैं फिलहाल. ऑलराइट ओके. तो अगर आपकी जो है वो लाइफ इन द यूके आपका कंप्लीटेड है और आपके बच्चे हैं यहाँ पर इस कंट्री में?
जी बच्चे हैं। हाँ जी, तो अभी आपको जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और उसके बाद अगर आप इन बिटवीन पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान जा सकते हैं। मेक श्योर कि आप वहाँ पर ज़्यादा अरसा ना रहे, मतलब क्योंकि अगर आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है कि आप कितना अरसा यूके से बाहर रहे हैं वो दिन काउंट होते हैं, तो इसलिए आई वुडंट एडवाइस कि आपको बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहना चाहिए। इफ़ इट्स इज़ योर इंटेंशन टू अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट, तो फिर आपको वो या तो आप पहले अप्लाई कर लें या फिर आप जो है वो वापसी पे आके अप्लाई कर लें, लेकिन कोशिश करें आप 2-3 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान यूके से बाहर ना रहें। शाज़िया कोर कॉल से हम शामिल करते हैं एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। व्यूज़ को ये बताएंगे अगर 2010 2011 10 ईयर इन द ओल्ड रूल्स और इवन अप टू 2012 अगर आप कट ऑफ टाइम से पहले जुलाई की जो डेट है उससे पहले आप होते हैं तो ये इन द ओल्ड रूल्स। एक और कॉल लेते हैं, शामिल करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी मिसेस शाह, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना सवाल बताएंगी? थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 साल जो डिस्कशन लीव वो मिली हुई है और अभी मेरा बेबी हुआ है, तो मैंने बेबी का वीजा अप्लाई करना है और मैंने ये पूछना है कि उसके लिए मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाना है या ब्रिटिश पासपोर्ट, और उसे किस कैटेगरी में उसे मिलेगी यहाँ का वीजा? मुझे जो जैसे मुझे लीव मिली है वैसे या कोई और मिलेगी? आपके हस्बैंड का क्या स्टेटस है? मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में, उनका वो पाकिस्तानी है। और आपको यहाँ पर डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला हुआ है? जी हाँ जी जी, आप अपने बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट ही बनवाएंगी और आप अपने डिपेंडेंट के तौर पे उनका अप्लाई करेंगी और जो लीव आपकी होगी वही आपके बच्चे को वही लीव मिलेगी। ठीक है, तो इसके शासी को कॉल आ रही है, हम शामिल कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 जी, यू वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, फैमिली। ओके, कैन वी हैव योर नेम? आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? माय नेम इज विजय पटेल। ओके मिस्टर पटेल, थैंक यू। आई एम कमिंग 2005 या and put the case on human rights after 7 years of my child. 7 years, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 3 महीने में रिफ्यूज दे दिया। ठीक है। नहीं, जब आप 2005 में आए थे उस वक्त आप किस कैटेगरी में आए थे इस कंट्री में? वो हम विजिटर वीजा पे आए थे। और आपका जो बेबी है वो कब हुआ था? वो बेबी हमारा दिसंबर 2005 में हुई थी। राइट, दिसंबर 2005। ये आई थिंक शासी आप जो मिस्टर पटेल साहब आप हमारे कॉल सुन रहे हैं ना, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी कैन हेल्प हिम नाउ बिकॉज़ यू नो इनका क्वेश्चन आप अपना बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है? बच्चे का ह्यूमन राइट्स पे 7 ईयर रूल पे वो जा रही। जी दैट्स व्हाई इज टॉकिंग अबाउट 7 ईयर रूल। जी जी बिल्कुल, आप 7 इयर्स रूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा और आपको फिर अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको 3 इयर्स का जो है वो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन इस कंट्री में मिलेगा और आफ्टर 3 इयर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर अनदर एक्सटेंशन, आपको फिर 3 इयर्स का मिलेगा एंड आफ्टर 6 इयर्स देन यू कैन बी eligible to apply for and furthermore ये भी कहते चलें, let's just look at his paperwork. I think we need to just examine them papers because 7 year rule के बारे में जो ये कह रहे because ये जो इस तरह के केसेस होते हैं it's not that straightforward. Exactly. हर एक के जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होते हैं, आपके जो हालात हैं, सर्कमस्टांसिस हैं और आपकी जो प्रीवियस यहाँ पर इमिग्रेशन हिस्ट्री रही है, each and everything has to be counted. और जब सब चीज़ को देख लिया जाता है उसके बाद एक प्रॉपर एक कंक्लूजन निकाला जाता है जो आपके लिए बेस्ट एडवाइस होती है। अपैरेंटली जेनेरिक एडवाइस हम यहाँ पर आपको दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब आपने अप्लाई करना है आपको एक एक पॉइंट पर नजर रखनी होती है। अभी जेनेरिकली yes you can be qualified to apply on behalf of your child birth in this country on the 7 years rule, लेकिन आपको जो है वो अपनी फाइल सोलिसिटर के पास लेकर जानी होगी और वहाँ पर आपको जो है वो बेटर एडवाइस। I think the best thing will be आप हमें कांटेक्ट करें, ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप हमें कॉल करें, ईमेल भेजें, we will be more than happy to help you. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कौन कहाँ से? ये जी मैनचेस्टर से बात कर रही हैं, लीगल एड से बात कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? हारून। मिस्टर हारून साहब। जी हारून साहब, आप प्रोग्राम पे, you're live on प्रोग्राम, आप अपना सवाल करें जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाईजान मैं पूछना चाहता था कि हम लोग 2002 में आए थे।
ठीक है। तो हमने 2007 में एप्लीकेशन डाली थी, तो हमें 3 साल का वीजा मिला। 13 को खत्म हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे 3 साल का दोबारा वीजा मिलेगा। लेकिन जो मेरा बच्चा है वो माशाल्लाह अभी 16 ईयर का हो गया है, लेकिन क्या उसके लिए मैं नेशनलिटी के लिए इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा, वो मेरा दूसरा आप ये बताइएगा कि जब आपका बेटा हुआ था यहाँ पर, वो तो आपका जब आपका बेटा था आउटसाइड द यूके पैदा हुआ होगा ना? जी तो नहीं, आपके बेटा मेरा पाकिस्तान से मेरे साथ आया था डिपेंडेंट के तौर पर। तो हाँ जी, तब उसकी एज थी तकरीबन 3.5 साल। अभी तो अभी आपका जो है वो नेशनैलिटी आपको नहीं मिली, और आपके जो स्पाउस है उसको भी कोई इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या नेशनैलिटी नहीं मिली, राइट? नहीं, हमें जी मिले हैं, लेकिन 3 साल के वीजा मिले हैं। अभी दूसरी एक्सटेंशन मेरी हो गई है, लेकिन वो 16 को फिनिश हो रही है। तो क्या मैं अपने उससे पहले इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप ये बताएं कि जो आपका जो बच्चा है वो 16 इयर्स का ऑल टुगेदर हो गया, जब वो इस कंट्री में आया था उस वक्त उसकी एज क्या थी? 3 साल हो गए। 3.5 साल की तब। 3.5 जी। देखिए, आप उनके लिए जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ही हैड स्पेंट मोर देन हाफ ऑफ हिज एज, और उसकी जो लाइफ है उसने मोर देन हाफ ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्पेंड इन द यूके। उस पॉइंट पे वो आप उनका जो है वो लीव टू रिमेन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं। पासपोर्ट आप तभी अप्लाई कर सकेंगे जब आपका अपना पासपोर्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो आप मुझे बता रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर हिज पासपोर्ट स्ट्रेट अवे। बिल्कुल, आपको ये जनाब हारून साहब, आप हमें ईमेल भेजें, लेट्स हैव अ लुक एट योर डॉक्यूमेंट्स, we'll try to help you. You get a very good legal advice, and inshallah we'll try and help you. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। Hello. Hello, welcome to the program. Who's calling? मोहसिन कॉल कर रहा हूँ जी। जी मोहसिन साहब, आप अपना सवाल बताएंगे? जी, सवाल ये है, मैं यहाँ पे एज ए असाइलम स्टेटस पे, ह्यूमन प्रोटेक्शन पे। ठीक है। मेरे ऑलरेडी ये है कि 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, वो तो मैं 1 मंथ बिफोर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। ठीक है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको अपने फैमिली रीयूनियन के तौर पे साथ कॉल कर सकता हूँ? पेरेंट्स तो फैमिली रीयूनियन में नहीं आएंगे, है ना? आपके फैमिली रीयूनियन में तो आपका स्पाउस आता है, आपके बच्चे आते हैं जो डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स होते हैं, और पेरेंट्स आपके जो है फैमिली रीयूनियन में नहीं आएंगे। अगर आप उनको डिपेंडेंट के तौर पर इस कंट्री में बुलाना चाहते हैं, वो आप बुलवा सकते हैं। And it's a different, needs to meet the criteria for it. एक्चुअल मुझे ये गाइड किया गया था कि आप फैमिली रीयूनियन के तौर पे अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। मैं मेंशन नहीं करना चाहता किसी का नाम, लेकिन उन्होंने मुझे किया, और उसके बाद उन्होंने कहा पैराग्राफ 319D या 317 समथिंग है उसमें, लेकिन मैंने तो बड़ा उसमें तो कुछ नहीं है। एनीवे, वो मुझे ये कंफर्म करना था। उसके बाद मैं वो केस भी अपील किया, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। देखिए जी, एज वी फैक्ट डायरेक्टली जो है वो सिर्फ आप अपने जो है वो फैमिली मेंबर्स, आपके जो वाइफ है, आपका स्पाउस है, आपके जो चिल्ड्रन है, वही सिर्फ फैमिली। लेकिन अंडर वन शेल्टर जो होता है, अंडर वन शेल्टर आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते हैं अंडर वन शेल्टर, तो वो काउंट नहीं होते। दैट्स द डिफरेंट सिचुएशन। वो आप डिफरेंट जो है वो, क्योंकि बहुत सारी इमिग्रेशन रूल्स में जो है वो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, उसमें डिफरेंट इमिग्रेशन जो हिस्ट्री उसको कंसीडर किया जाता है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। आप जो अंडर वन शेल्टर की बात कर रहे हैं, वो फैमिली रीयूनियन इज टोटली डिफरेंट, एंड वो जो आप एक ही जगह पर रह रहे हैं और डिपेंडेंसी आप शो कर रहे हैं, दैट्स द डिफरेंट सिचुएशन। जेनेरिकली आप जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Thank you. Shazia call, बहुत सारे आ रही हैं। Let's just explain that. He came on asylum one. Asylum was for him fleeing from persecution. जब ही इनको दिया था, and then now he wants to talk about that. I think it's not straightforward. जैसे तुमने बताया था, and that's very important. Now वो contact करें, हम email भेजें, and we look at the facts and then advise him correctly. Yeah, I think that's the best way. Hello. जी। वालेकुम सलाम। आप अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर दें या म्यूट पे कर दें, बिकॉज पे फीडबैक जा रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मुनीर नाम है मेरा। जी मुनीर साहब, आप अपना लंदन से बोलता हूँ। वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, आप अपना सवाल बताएं। सवाल जनाब ये है कि अगर अभी ये नया लॉ रिवर्स हुआ है, तनख्वाह के बारे में कितनी है,
देखिए ये जितनी पुरानी तनख्वाह थी वो उतनी ही नई तनख्वाह है, क्योंकि वो जो डिसीजंस कोर्ट्स में केसेस चलते रहे हैं उसकी वजह से जो है वो ओवरटर्न हो चुका है। जो पिछले दिनों में 13,600 पाउंड की एक हवा चली थी और उस सिलसिले में बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने होल्ड करके रखी थी यूकेबीए वालों ने उस सिलसिले में, लेकिन अभी दोबारा जो है वो कोर्ट ऑफ अपील का फैसला यूकेबीए की फेवर में हो गया है। इसलिए जो शुरू में उन्होंने एक लॉ बनाया था 18,600 पाउंड का, वो अभी भी एप्लीकेबल है। उसमें कितना पर वीक का चाहिए? देखें आप 18,600 पाउंड का जो है वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना खर्चा है, प्लस आपने अपनी फैमिली को अगर यहाँ पे बुलाना है, बीवी बच्चों को, उनके लिए आपको प्लस कितना जो है वो खर्चा शो करना होगा। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ अप्लाइंग योर एप्लीकेशन आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अपनी वेजेस स्लिप्स और अपने पिछले 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं। Let's just discuss this spouse visas in a minute. Hello, G. Hello. Hello. G, welcome to the program. Who's calling? Yeah, it's Muhammad Nadeem from Luton. Okay, Mr. Muhammad Nadeem, welcome to the program. Can we have your question, please? Basically, your question, I put my case into Home Office about 4 months before. And they send me all of the letters, and they visit me as well once. Okay. But still I'm waiting for the response, So देखिए जी, जो हम कॉलर को स्पेशली ये कहते चले जाएं, जब भी आप हमें टेलीविजन पे क्वेश्चन करें, आप काइंडली ये जरूर बता दिया करें कि आपने कौन सी कैटेगरी का एप्लीकेशन डाला है, कौन सी कैटेगरी का वीजा अप्लाई किया है, क्योंकि हमें तो आपके सर्कमस्टांसेस का नहीं पता चलेगा ना। आप बताएंगे तो फिर हमें। Did you say spouse visa? Yeah, I put spouse visa. Right. So basically, can I ask you a question? Are you working? Obviously, you must be working, and that's why you did this. Yeah, I opened my own with my cousin. I'm working with my cousin. He's all business. I'm working with him basically. As a business. Yeah. आपने आप ये देखें, अगर वो आपके बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डू यू थिंक कि आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड थे और आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी किया हुआ था और वो सारा मतलब आपके He's British. Oh, student, sorry. मेरा कॉलेज से बंद हो गया था। जी। उसके बाद मैंने मेरे पास लेटर था होम ऑफिस का, जो उसमें मेरी अभी भी डेट रहती थी, मेरे पास टाइम था 2 मंथ का, और लेकिन मैंने उससे पहले ही अपनी जो फाइल पुट कर दी और मुझे लेटर। और आपकी जो स्पाउस है उनके जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो मीट करती हैं? जी, सब कुछ, everything all right. The document says 6 months. All right, then wait for their response. It's been 4 months time. Wait for another 2 months time, and after 6 months time, ask your solicitor to write them a letter to get updates, because before 6 months time they won't give you any kind of update. Thank you, Shazia. Yeah, and you know what? Basically, they visit me about 3-4 weeks before. They come to my house. लेकिन मैं घर में नहीं था, मेरी वाइफ भी नहीं थी, लेकिन जो मेरे मतलब like my neighbors, they ask them some question as well. Right. देखिए, अगर उन्होंने आपको विजिट किया, इट मींस कि वो ये देखना चाहते थे कि आपकी कहीं खुदा ना खासा शेम मैरिज तो नहीं है, पेपर मैरिज तो नहीं है, या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं है। इफ दिस इज द सिचुएशन, वो ओनली दे वांटेड टू मेक श्योर वेदर और नॉट द मैरिज इज सबसिस्टिंग एंड मैरिज इज जेन्युइन। अगर ये 2 चीजें उनको प्रूफ हो जाती है, देन यू शुडंट बी वरीड अबाउट दैट। बिल्कुल, थैंक यू। They asked question to my neighbor, and asked him who lives here, so he ठीक है, और ऐसे के अपने मोहम्मद नदीम साहब, वही बात कि वो सब देखना चाहते हैं कि आपकी जेन्युइन मैरिज है, आर यू लिविंग टुगेदर विद ईच अदर, और वो वंस इट्स प्रूव्ड देन ऑब्वियसली देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर कॉल, शुक्रिया। जस्ट रनिंग आउट टाइम। आपको यही कहना पड़ेगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैरिज हैज टू बी सबसिस्टेंट, इट हैज टू बी अ रियल रिलेशनशिप। दे नीड टू वेरीफाई दैट एंड चेक करते हैं, कभी-कभी वो रैंडमली भी करते हैं वो, एंड दे आर डूइंग इट, नथिंग टू वरी अबाउट। एज लॉन्ग एज आप जेन्युइन है, यू गॉट नथिंग टू वरी अबाउट। शाज़िया, आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली बिकॉज़ running out of time. Let's get these last couple of calls. Hello. जी वालेकुम, कौन कहाँ से? जी, रज़ा बात कर रहा हूँ मैं, मैनचेस्टर से करीब में है। अच्छा। एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, 7-8 साल से इस कंट्री में। शादी हमारी हुई थी 2010 में और इंडोफ्रेट हमारा लगा है 2012 में। ठीक है। तो हम ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन जरा अंग्रेजी जबान के जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उससे थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा परेशान है, जरा समझ में नहीं आ रही बात, आप क्लैरिफाई कर सकेंगे जरा? देखिए, जो आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट है, यू मस्ट डू दैट। आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको जो है वो B1 जो उसका रिक्वायरमेंट है वो भी मीट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है।
ये लाइफ एनर्जी तो क्लियर है मैडम, वो तो क्लियर हो गया था हमारा, वो तो। और आप ये बताइएगा कि उसके अलावा आपने जो B1 ESOL टेस्ट है वो भी किया हुआ है? B1 ESOL नहीं है, कोई आयल्स किया था मेरे जमाने में, वो पता नहीं। तो अगर देखिए जी, अगर आयल्स जो है वो आपका एक्सपायर हो गया है, देन अभी आपको आई मस्ट एडवाइस कि आपको B1 कोर्स भी करना है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने लाइफ इन द यूके कर लिया, यू मस्ट बी एबल टू पास योर B1 ESOL टेस्ट एज वेल, बिकॉज आयल्स जो है वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं। अगर वो अभी एक्सपायर हो गया है तो अभी आपको जो है वो B1 ESOL एंट्री लेवल जो है वो कंप्लीट करना है बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर नेशनलिटी एप्लीकेशन। थैंक यू रजा, आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपको यू डन लाइफ इन यूके टेस्ट, B1 टेस्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है, he's already done that। लाइफ इन द यूके उन्होंने कर लिया हुआ है, B1 जो ESOL है वो इनको करना पड़ेगा। हाँ, वो जो listening and speaking का टेस्ट, I don't think it's going to be a major problem। There's a recommended जो होते हैं ना centers जहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, that's going to be very much equipped to help you। Let's get a final call and जल्दी से लेते हैं। Hello जी, hello, welcome to the program। हाँ, मैंने अभी आपको फोन किया था, मैं वेम्बली से विजय पटेल बोल रहा हूँ। मैंने 7 साल मेरी बेटी होने के बाद उसको मैंने डाला था, लेकिन वो 2012 में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 7 year अभी उन्होंने, मेरे वकील ने 2 बार रिव्यू डाला हुआ है, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं दे रहे। देखिए जी, रिव्यू की जो है वो लीगल उसकी हैसियत कोई नहीं होती। रिकंसिडरेशन आप डालते हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इन दिस सिचुएशन आपको यू मस्ट हैव गॉन फॉर अपील अगेंस्ट दैट डिसीजन, और अपील में आप अभी तक सक्सेसफुल हो चुके होते, इसलिए जो आप रिकंसिडरेशन डालते हैं, जो रिव्यू डालते हैं, उसकी कोई ऐसी लीगल कैपेसिटी नहीं होती अनलेस अनटिल के आप उनको सेंड करें प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर एंड गिव देम 3 weeks टाइम इन व्हिच ही हैज टू रिस्पॉन्ड। इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड देन गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। आइदर यू शुड हैव अप्लाइड फॉर अपील एंड नाउ इट्स यू हैव जस्ट पास्ड योर टाइम अवे। नाउ अभी आपको दोबारा जो है वो एप्लीकेशन अपनी करनी पड़ेगी और दोबारा आपको जो है वो राइट ऑफ अपील लेकर अपील करनी पड़ेगी। थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया शाज़िया, वी रन आउट टाइम नाउ। व्यूअर्स ये कहेंगे दैट ऑब्वियसली मेरे कॉलीग ने जो अभी आपको एक्सप्लेन करा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्री एक्शन प्रोटोकॉल एंड देन जुडिशियल रिव्यू, एंड वी कैन बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना है, आप कंट्रोल रूम से हमारे टेलीफोन नंबर भी ले सकते हैं एंड ऑल्सो हमारा ईमेल जो स्क्रीन पर आ रहा था, आप उस पर हमें ईमेल भेजिए। एंड लाइक यूजुअल शाज़िया, वी रन आउट टाइम, कॉल्स आ रही हैं एंड रियली वी कैन नॉट टेक नो मोर, बट अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं थ्रू emails, not a problem, and through the control room they can take our telephone numbers। So again we're going to be talking about the entrepreneurial, ये जो आपने जो discussion हमने अभी touch करी थी, जो pre-action protocol and judicial review, we're likely to, इसको हम discuss करेंगे next program में, and also we're going to be talking about the entrepreneurial जो होता है visas। So आपका कोई भी इशू रह गया हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स रह गई हो, आप हमें ईमेल कीजिएगा info@premiumlawsolicitors.co.uk और सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िएगा, अपना नाम, और फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके जो है वो लंबे पेजेस हम वहाँ पर पढ़ सके, और हमें समझ भी नहीं लगती जिस तरह की आप सिचुएशन वहाँ पर लिखते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम छोड़े एंड देन वी विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल। तो ईमेल कीजिएगा info@premiumlawsolicitors.co.uk। Thank you, Shazia. Again, viewers, as here again, Nazreen. So sorry we can't take any more calls, but we can't speak to you through our phone calls numbers, through the control room you can get, and also our email, through that we can interact with you. ये हम discussion जारी रहेगी इंशाल्लाह। आइंदा की हमें इजाज़त दें। We'll be back next week to discuss legal issues, legal matters. We're going to be discussing that all over again next week inshallah. So take care. Khuda Hafiz.